करने की आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल 1 से 2 बार इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आते हैं टॉपिक पे। गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड आप जान ही रहे हैं, पिछली क्लासों में आपको याद ही हो गया होगा कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक के काल को भारतीय इतिहास में जो है मध्यकाल के इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश का काल कहते हैं। यह गुलाम वंश को 3 नामों से जानते हैं, याद रखेंगे। यहां से ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश, दास वंश, गुलाम वंश और मामलूक वंश। गुलाम वंश को कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से, गुलाम वंश, दास वंश और मामलूक वंश। गुलाम वंश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकतम शासक किसी न किसी व्यक्ति के कभी न कभी गुलाम रहे हैं, इसीलिए इस वंश में जितने शासक हुए उन सभी किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं और मामलूक वंश कहते हैं। फारसी भाषा में मामलूक का अर्थ होता है कि यह व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का कभी न कभी गुलाम रहा है, लेकिन जब शासक बना तो वो दास्ता से मुक्त है, गुलामी से मुक्त है। अब देखिए कि यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, गुलाम वंश पर राज्य करने वाले शासकों का क्रम एक बार याद करने का प्रयास करें। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी। इसके बाद आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर आराम शाह उसका पुत्र है। यह शासक बनता है 1210 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक की कुछ दिनों के लिए यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है और गुलाम भी है। यह आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश 1210 में गद्दी प्राप्त कर लेगा दिल्ली सल्तनत की, और 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा। चौथा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है रजिया का भाई है और इल्तुतमिश का पुत्र है। यह काफी अयोग्य व्यक्ति है, इसलिए इल्तुतमिश चाहता है कि उसके गद्दी का उत्तराधिकारी उसके पुत्र रजिया बने। तो इसकी माँ रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम है शाह तुर्कान, जो षड्यंत्र करने में काफी माहिर व्यक्ति महिला है। यह महिला षड्यंत्रों के द्वारा अपने पुत्र को दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनाती है और यह मात्र कुछ ही दिनों तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है, 1236 से लेकर 1236, कुछ मंथ के लिए। अब देखिए इसके बाद रजिया सुल्तान बनती है 1236 में, और 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना रजिया रहती है। उसके बाद से रजिया के बाद बहराम शाह जो है गद्दी पर बैठता है, या 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। बहराम के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। मसूद के बाद नसरुद्दीन महमूद, यह 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली गुलाम वंश का यह शासक बलबन दिल्ली का सुल्तान रहता है। बलबन का पोता है कैकुबाद। कैकुबाद जो है 1287 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा गुलाम वंश का, और इसी के साथ यह गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान है। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी एक विद्रोह करेगा कैकुबाद के खिलाफ, जिसे इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जानेंगे। कैकुबाद की हत्या कर देगा। कैकुबाद के पुत्र कैमूर, मात्र 3 मास का जो पुत्र है, इसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर एक नए राजवंश की शुरुआत होगी, जिसे इतिहास में हम खिलजी वंश के नाम से जानेंगे, और गुलाम वंश की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश के कुल 11 सुल्तान हुए हैं। एक नामात्र का सुल्तान है 11 नंबर का जो कैमूर, बाकी 10 सुल्तान हैं। तो कुल कितने सुल्तान गुलाम वंश के हुए? 11 सुल्तान, याद रखें।